हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम अपने ब्लॉकचेन सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ ब्लॉकचेन, राइट। यानी कि ब्लॉकचेन में आने वाली जो आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू शो यू वन थिंग कि अभी भी 84% ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल। ये वो लोग हैं जो वीडियोस को देखते तो हैं बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू दैट प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े कि मैं आपके लिए और ज्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकूं। और वी वांट टू रीच 3000 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। सो आई वांट योर सपोर्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन वीडियोस से हेल्प हो रही है आपके एग्जाम के लिए तो बस आपको एक बटन दबाना है और आगे भी आपको ये हेल्प करेगी चैनल। सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो, राइट। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी पहली डेफिनेशन से, जो कि है डिफाइन मेटा टास्क एंड इट्स यूज। अभी मेटा मास्क। सो ये मेटा मास्क क्या होता है देखते हैं। मेटा मास्क इज अ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एंड गेटवे टू ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस। अब ये हमारा एक क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट है। जैसे हमने बात की थी ना कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट इन चैप्टर नंबर 1, हॉट वॉलेट्स, कोल्ड वॉलेट्स, कस्टोडियल वॉलेट्स, नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स। तो उसी तरीके से ये हमारा एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है एंड इट्स अ गेटवे टू ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस। इट इज अ ब्राउजर एक्सटेंशन और मोबाइल ऐप that allows users to manage their Ethereum wallets and interact with decentralized applications। अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, राइट। देखिए अभी आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो मेटा मास्क है ना, ये रहा, देखिए ये मेटा मास्क। आप अगर गूगल पे जाकर सर्च करोगे आपको मिलेगा। तो इस वेबसाइट पे हम जानते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। दिस इज metamask.io, राइट। सो इट्स अ क्रिप्टो वॉलेट एंड गेटवे टू ब्लॉकचेन एप्स। और यहाँ पे क्रोम का आपको एक्सटेंशन भी मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे गेट मेटामास्क पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम करके मैं इसका जो एक्सटेंशन है इसको ऐड कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज मेटामास्क। अब ये कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है हमें, राइट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ना समझना वो हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आपको एक थोड़ा क्लियर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि मेटामास्क क्या है, ताकि आप उस डेफिनेशन को भी अच्छे से याद रख सको, राइट। सो दिस इज अल्टीमेट क्रिप्टो वॉलेट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, वेब3 एप्स एंड एनएफटीज, राइट। तो अब यहाँ पे ये इन सभी चीज के लिए एक आप सिक्योर वॉलेट मान सकते हैं। अब इस डेफिनेशन को देखो, इसमें क्या 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 रखा है। इट्स अ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एंड गेटवे टू ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस। इट इज अ ब्राउजर एक्सटेंशन, ठीक है, हमने देखा अभी कि आप इसका एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो क्रोम के ऊपर से। और मोबाइल एप्लीकेशन भी इसकी आती है, विच अलाउज यूजर्स टू मैनेज देयर इथेरियम वॉलेट्स। यानी कि इसके अंदर आप अपने इथेरियम के वॉलेट्स को मैनेज कर सकते हैं। आप इथेरियम की जो आपकी जो कॉइन्स होते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी यानी कि इथर, उसको इसमें आप स्टोर कर सकते हैं और आप इंटरेक्ट कर सकते हैं विथ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। हमने देखा कि इसके अंदर अलग अलग टाइप की डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस जो होती है आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इसका यूज ये देखो। So MetaMask is primarily used to securely store, send and receive cryptocurrencies like Ether and tokens। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं अपनी इथर को या तो फिर किसी टोकन को विच इज एनएफटी, सेंड कर सकते हैं किसी दूसरे इंसान को, और किसी से हम रिसीव भी कर सकते हैं इन सभी क्रिप्टो करेंसीज को। और आप इसके साथ साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं डी एप्स के साथ, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्स के साथ, इनेबलिंग एक्टिविटीज लाइक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, एनएफटी ट्रांजैक्शंस एंड ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग। तो ये सारी चीजें आप इसके थ्रू कर सकते हैं। सो इट्स अ गेटवे टू ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस, यानी कि इसके थ्रू आप इन सभी ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटामास्क। ये क्या है, तो प्राइमरली इट्स अ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट स्पेसिफिकली फॉर द इथेरियम वॉलेट या तो फिर इथर कह सकते हो, एंड टोकन्स, राइट, विच इज एनएफटी। नेक्स्ट है अपना डिफाइन पीबीएफटी एल्गोरिथम एंड बीएफटी एल्गोरिथम। अब हमें यहाँ पे पीबीएफटी यानी कि प्रैक्टिकल बाइजेंटीन फॉल्ट टॉलरेंस एंड बीएफटी यानी कि बाइजेंटीन फॉल्ट टॉलरेंस, इन दोनों की डेफिनेशन को देना है, राइट। तो पीबीएफटी तो आप सबको पता ही कि क्या होता है। पीबीएफटी इज अ कंसेंसस एल्गोरिथम डिजाइन टू हैंडल बाइजेंटीन फॉल्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ठीक है। तो ये बेसिकली बाइजेंटीन फॉल्ट्स को हैंडल करने के लिए यूज किए जाने वाला एक कंसेंसस एल्गोरिथम है। इट एंश्योर्स एग्रीमेंट अमंग पार्टिसिपेंट्स इवन इफ सम नोड्स बिहेव मैलिशियसली और फेल। तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता था कि यहाँ पे 1/3 का रेशियो चलता है कि 1/3 नोट्स अगर आपकी फेल हो जाती है तो या वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन सेंड करती है, तो उस केस में आप जो है वो मेजोरिटी जो नोट्स हैं उनके डिसीजन की बेसिस पे वैलिडेशन का डिसीजन ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल राउंड्स होते हैं कम्युनिकेशन के टू वैलिडेट द ट्रांजैक्शंस, यानी कि मल्टीपल राउंड्स होंगे यहाँ पे हमारे
कम्युनिकेशन की, जिससे आप ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर सके. सो दिस इज द डिफरेंशिएटिंग थिंग फ्रॉम द BFT, बिकॉज जो BFT है वो क्या है, इट इज ऑल्सो द सेम थिंग. इट इज अ जनरल क्लास ऑफ एल्गोरिथम दैट इनेबल अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क टू रीच कंसेंसस डिस्पाइट फॉल्टी और मैलिशियस नोड्स. तो यहाँ पे भी वो सही सेम चीज ही कह रहा है कि जो मैलिशियस नोड्स होते हैं, ठीक है, उनके होने के बावजूद जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के अंदर कंसेंसस यानी कि डिसीजन लेते हैं, वैलिडेशन करते हैं, इट एंश्योर्स system reliability by tolerating up to a certain percentage of nodes acting incorrectly or dishonestly. तो यहाँ पे आपके जो सिस्टम है वो एंश्योर करता है रिलायबिलिटी कि वो सही डिसीजन ले by tolerating up to a certain percentage of nodes acting incorrectly or dishonestly. यानी कि कुछ certain number of nodes यहाँ पे incorrectly या तो फिर dishonestly behave करते हैं, लेकिन वो चीज होने के बावजूद भी आप correct decision ले सके based upon the majority voting, कि भाई majority of the nodes यानी कि जो honest है वो क्या कह रही हैं, उसके थ्रू आप यहाँ पे decision ले सकते हैं. So BFT और PBFT के बीच का डिफरेंस क्या है कि जो PBFT है ये एडवांस्ड वर्जन आप मान सकते हो BFT का, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल राउंड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, यानी कि यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन है वो तुरंत नहीं लिया जाता है, मल्टीपल राउंड्स यानी कि मल्टीपल वैलिडेशंस होते हैं, एंड आफ्टर दैट अगर वो एक एक्यूरेट एवरेज आपको मिलती है उसकी, only after that you'll be able to make the decision on whether to verify the transactions or not, right? तो वो डिफरेंस हो जाएगा PBFT और BFT के बीच में, right? So I hope कि आपको समझ में आ गया कि PBFT का काम क्या है और BFT का काम क्या है. PBFT stands for the practical Byzantine fault tolerance and BFT stands for the Byzantine fault tolerance, right? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. ये क्या होता है? तो ये तो आपको पता ही है कि DLT इज अ डिजिटल सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड डेटा अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस साइमल्टेनियसली. यानी कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस, राइट? जो हमारा डिसेंट्रलाइज्ड नेचर होता है ब्लॉकचेन का, उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है. Unlike traditional databases, it does not have a central authority. यहाँ पे कोई central authority नहीं होने वाली है. And all participants share and maintain the ledger. यानी कि हर एक participant के पास एक कॉपी होगी ब्लॉकचेन की, ensuring transparency, security and decentralization. जिससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है, because every node has the access to the blockchain and they will also have the security, क्योंकि कोई यहाँ पे इसको modify नहीं कर पाएगा because there is no central authority, and decentralization भी यहाँ पे होगी because every node will have the distributed blockchain network. तो ये हो गया हमारा DLT, which is nothing but a digital system for recording transactions, यानी कि ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने की एक सिस्टम है एंड डेटा को रिकॉर्ड करने की एक सिस्टम है अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस साइमल्टेनियस इन योर ब्लॉकचेन नेटवर्क, राइट? ये हो गया हमारा DLT, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट है हमारा डिफाइन मर्कल ट्रीज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कि मर्कल ट्रीज क्या होती है. तो यहाँ पे आपने इसके बारे में डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, राइट? सो उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है कि ये किस तरीके से ब्लॉकचेन में अप्लाई होती है. So a Merkle tree is a data structure used in blockchain to efficiently and securely verify large sets of data. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप efficiently और securely verify कर सकते हैं large set of data. अब देखिए एक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि ब्लॉकचेन के अंदर डिफरेंट नोड्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, और फॉर एग्जांपल किसी नोड को कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उसको ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है टू ऑल द अदर नोड्स, और जब वो उसको वेरीफाई करते हैं उसके बाद ही वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, राइट? और उसके साथ साथ अगर मुझे ऐसा भी कुछ करना है कि जैसे मुझे चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है वो पास्ट में हुई थी या नहीं हुई थी, तो उस केस में भी मुझे क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है विद अदर नोड्स, राइट? यानी कि बाकी की जितनी भी नोड्स हैं उन सभी को मैं पूछूंगा कि भाई क्या ये वाली ट्रांजैक्शन हुई थी, तो वो क्या करेंगे कि वो अपने जो जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सभी ब्लॉक्स में चेक करेंगे एक एक करके, और चेक करेंगे किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में कि वो ट्रांजैक्शन है नहीं. अगर उनको वो ट्रांजैक्शन मिलती है, और ये ट्रांजैक्शन सभी नोड्स को मिलनी चाहिए, राइट? बिकॉज यहाँ पे एवरी नोड विल हैव द सेम कॉपी ऑफ द ब्लॉकचेन, तो हर एक नोड के पास वो ट्रांजैक्शन होनी ही चाहिए. तो वो सभी अगर आपको कहते हैं कि यस वी हैव दैट ट्रांजैक्शन एंड इन द वे यू वांट इट, तो उसके बाद वो वेरीफाई हो जाती है, राइट? तो वो वेरीफाई करने की जो प्रोसेस है वो बहुत एफिशिएंट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द मर्कल ट्रीज. ठीक है, आप समझ रहे हो बात को? फिर से इस चीज को रिपीट करता हूं. मैं एक नोड हूं एंड मैं वेरीफाई करना चाहता हूं कि पास्ट में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो मैं चेक करना चाहता हूं कि वो हुई थी या नहीं हुई थी. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सभी नोड्स जो है बाकी के उनके साथ वेरीफाई करना पड़ता है. अगर उनके पास भी वो ट्रांजैक्शन हुई, राइट, उनके पास भी उस ट्रांजैक्शन की कॉपी हुई, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन सही में हुई थी. लेकिन अगर उनके पास कॉपी नहीं हुई तो उसका मतलब कि ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, मतलब वहां पे आपकी जो सिक्योरिटी है तो फिर इंटीग्रिटी पे कोई खतरा है, यानी कि किसी ने ना किसी ने आपके ट्रांजैक्शन को चेंज किया होगा. So it organizes data into a tree structure where each leaf node represents a data blocks hash. अब यहाँ पे जो आपका डेटा
जो होगा वो ट्री स्ट्रक्चर में होगा, जहां पे हर एक लीफ नोड जो होगा यानी कि आखिरी के जो नोड होंगे वहां पे आपके डेटा ब्लॉक के हैश वैल्यू होंगे, यानी कि आपकी जो ट्रांजेक्शन की हैश वैल्यू होती है वो वहां पे स्टोर होती है। एंड जो उसके पेरेंट नोड्स होते हैं वो स्टोर करते हैं हैश ऑफ देयर चाइल्ड नोड्स, यानी कि लीफ नोड्स के ऊपर जो उनके पेरेंट होंगे उनके पास किसकी हैश वैल्यू होगी, उनके पास होगी लीफ नोड्स की हैश वैल्यू। और ये जो पेरेंट नोड का भी जो पेरेंट है उसके पास किसकी हैश वैल्यू होगी, तो ये जो उसके चाइल्ड थे उसकी हैश वैल्यू उसके पास स्टोर होगी। सो लीडिंग अप टू अ सिंगल रूट हैश, ठीक है, वहां पे आप फिर सिंगल रूट हैश तक पहुंचते हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको सही से समझाता हूं। देखिए यहां पे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है मर्कल ट्रीज की, एंड एग्जैक्टली काम कैसे करता है। सो राइट, यहाँ पे एक आर्टिकल मैंने खोल के रखा है, इसको हम देखते हैं ध्यान से। देखिए ये हमारे ब्लॉक्स हैं ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है, दीज आर द डिफरेंट ब्लॉक्स इन द ब्लॉकचेन। ये ब्लॉक n-1, ब्लॉक n+1, आप इसको ऐसे समझ लो, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ऐसे हमारे पास 3 ब्लॉक है। ब्लॉक के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है, हमें पता है कि भाई ब्लॉक के अंदर वो ब्लॉक कब बना था, उसका नॉन्स क्या होता है, ये सारी चीजें वहां पे होती है, हैश वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक एंड एवरीथिंग, राइट। यानी कि देखो हैश ऑफ ब्लॉक हेडर n-2, यानी कि इससे पहले जो है ब्लॉक था उसकी हैश वैल्यू इसमें होती है, साथ ही में उसकी खुद का जो हैश होगा वो होगा। और यहाँ पे एक मर्कल रूट होता है। मर्कल रूट क्या करता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो ट्रांजेक्शन डेटा, यानी कि ये आपकी बनती है पूरी की पूरी मर्कल ट्री। आपका जितना भी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स होती है ना वो सीधी ऐसे ऐसे स्टोर नहीं होती है, वो इस ट्री के फॉर्मेट में स्टोर होती है। और इसका रीजन क्या मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सिंपल सा रीजन है, मैं फिर से वही एग्जांपल लूंगा कि मुझे वेरीफाई करना है कि कोई ट्रांजेक्शन हुई थी या नहीं हुई थी, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने सभी जितने भी नोड्स हैं उनको रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, कि भाई प्लीज चेक कीजिए कि भाई ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है नहीं है। तो अब वो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो ब्लॉक्स है वो तो लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में है, यानी कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड है एक स्ट्रेट लाइन में। तो वहां पे वो एक एक करके हर एक ब्लॉक को चेक करेंगे फॉर दैट ट्रांजेक्शन, और उसको उस ब्लॉक में से जब वो ट्रांजेक्शन मिलेगी तब वो आपको बताएंगे, राइट। लेकिन समझो अब यहाँ पे जिस तरीके से मैंने ब्लॉक्स को अरेंज किया है विच इज इन द फॉर्मेट ऑफ लिंक लिस्ट, अगर मैंने इन ट्रांजेक्शंस को भी उसी फॉर्मेट में रखा होता एक लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में, तो क्या होता, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती। क्यों, बिकॉज एक तो वहां पे हर एक नोड को ब्लॉक को ढूंढने में ही प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसके बाद वहां पे ट्रांजेक्शन की लिस्ट होगी, ऐसे अगर ट्रांजेक्शन भी ऐसे लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में ही सारी होंगी, ऐसे ट्री में नहीं हुई और ऐसे सीक्वेंशियल फॉर्मेट में हुई आपकी सारी ट्रांजेक्शंस, तो वहां पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस होती है एक ब्लॉक में। तो वहां पे उसको हर एक ट्रांजेक्शन को एक एक करके चेक करना पड़ेगा और तब जाके उसको फाइंड करेगी। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटेशनल जो रिसोर्सेज लगते हैं, जो पावर लगती है, जो टाइम लगता है, वो बहुत ज्यादा लग जाएगा अगर मैं इस ट्री के फॉर्मेट में ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को स्टोर नहीं करूंगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे उस चीज को रोकने के लिए, यानी कि हमारे लार्ज एफिशिएंटली एंड सिक्योरली वेरीफाई करने के लिए लार्ज सेट्स ऑफ डेटा को हमने किसको यूज किया भाई, हमने मर्कल ट्री का यूज किया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मर्कल ट्री के अंदर ये मर्कल ट्री जो है वो आपके ट्रांजेक्शन के डेटा को स्टोर करेगा। कैसे, तो यहाँ पे जो लीफ नोड्स होते हैं ना, लीफ नोड्स, ठीक है, ये लीफ नोड के पास हैश वैल्यू होती है आपके ट्रांजेक्शन डेटा की, ठीक है, जिससे वो आप अपने ट्रांजेक्शन डेटा को फाइंड कर सको। फिर ये जो लीफ नोड्स हैं इनके जो पेरेंट नोड्स होते हैं इनके पास हैश वैल्यू होती है आपके लीफ नोड की, ठीक है, इनके पास हैश वैल्यू होती है आपके लीफ नोड की। और फाइनली जो आपका मर्कल रूट है, यानी कि आपका जो रूट नोड है उसके पास हैश वैल्यू होगी इन दोनों नोड्स की, ये जो इसके चाइल्ड नोड्स हैं उनकी। तो इस तरीके से ये बॉटम अप अप्रोच जाता है, बॉटम टू अप अप्रोच जाता है, जहां से नीचे से हैश वैल्यू जो होगी वो ऊपर की हैश वैल्यू को डिराइव करती है, नीचे से जा जाके हम ऊपर की हैश वैल्यू को डिराइव करते हैं, राइट। तो इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे टाइम कैसे कम लगेगा, आपके मन में क्वेश्चन तो आएगा ना कि अभी काम कैसे करता है, फिर तो काम कैसे करता है वो समझाता हूं। देखिए अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि ये जो ट्रांजैक्शन है T1 और ये ट्रांजैक्शन है T2, अब इन दोनों की हैश वैल्यू जो है वो कहां पे स्टोर होगी, हमारे लीफ नोड्स में, ठीक है। यानी कि अब मुझे इन ट्रांजैक्शन को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू फाइंड द ट्रांजैक्शन नंबर T3, सो आई कैन फाइंड दिस ट्रांजैक्शन यूजिंग दिस हैश वैल्यू। इस हैश वैल्यू के थ्रू मैं इसको आइडेंटिफाई कर लूंगा फटाफट से। अब ये जो दोनों लीफ नोड्स है इनकी हैश वैल्यू कहां पे स्टोर है, यानी कि H3 और H4 की जो लीफ नोड है, मतलब ये जो लीफ नोड है इनकी हैश वैल्यू स्टोर है इसमें H34 में। तो ये होगी H34, यानी कि H3 और H4 इन दोनों की हैश वैल्यू से बना H34, H1 और H2 इन दोनों की हैश वैल्यू से बना H12 और H12 और H34 की हैश वैल्यू से बना H1234। और यहाँ पे जो रूट नोड है इट कंटेन्स द समरी, यहाँ पे पूरी समरी आ गई हमारी ट्री की,
यानी कि हमारे ट्री के अंदर आने वाले जितने भी नोड्स थे और उनके अंदर जो भी हैश वैल्यूज आती थी उसकी समरी आ गई हमारे मर्कल रूट में। अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा बहुत इंटरेस्टिंग। अब मान लो कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैंने कहा कि भाई आई वांट टू वेरीफाई दिस ट्रांजेक्शन, मैंने सभी को रिक्वेस्ट भेजी कि चेक करो कि ये ट्रांजेक्शन है या नहीं है। व्हाट दे विल डू, दे विल मूव थ्रू ईच एंड एवरी ब्लॉक, वो उस ब्लॉक को फाइंड करेंगे और उस ब्लॉक के सीधे रूट नोड को चेक करेंगे और उस रूट नोड की हैश वैल्यू को चेक करेंगे, बिकॉज मैंने उनको हैश वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है उस ट्रांजेक्शन की जो कि मैं फाइंड करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैं जो ट्रांजेक्शन फाइंड करना चाहता हूं उसकी हैश वैल्यू है H3, ठीक है, या तो फिर वो ट्रांजेक्शन है T3, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन है T3 और इसको मैं वेरीफाई करवाना चाहता हूं, मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये हर एक नोड के पास है या नहीं है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या? वो करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पे जो आपका ब्लॉक होगा तो आपका नोड जो है उस ब्लॉक को विजिट करेगा और सीधा जाएगा मर्कल रूट पे। ये अंदर के नोड तक वो आएगा भी नहीं, वो सीधा जाएगा किसके पास? मर्कल रूट में, और चेक करेगा कि भाई इसकी हैश वैल्यू में 3 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब इस ब्लॉक के अंदर आपकी वो ट्रांजैक्शन होने ही वाली है, यानी कि होगी ही, right? Because there is H1 2 3 4, because this hash value of the Merkle root is derived from the hash values of all of this चाइल्ड नोड्स। ये जितने भी नीचे के नोड है इनकी हैश वैल्यूज को कंबाइन कर करके एक समरी क्रिएट हुई है रूट में। इसलिए जब आप रूट की हैश वैल्यू को देखते हो तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे 3 आ रहा है, ये एग्जांपल है, देखो 3 आ रहा है, तो इससे समझ में आ रहा है कि भाई ये 3 आ रहा है, तो इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे T3 होगी और होगी ही, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्कल रूट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इंपॉर्टेंस क्या भाई? इट एंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपकी डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। अगर वो नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ चेंज हुआ डेटा में। फिर अलाउज क्विक एंड एफिशिएंट वेरिफिकेशन ऑफ डेटा, आप बहुत ही जल्दी वेरिफिकेशन कर सकते हैं बिकॉज यू डू नॉट हैव टू विजिट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विदाउट नीडिंग द एंटायर डेटा सेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरे डेटा सेट की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको उस पूरी ट्रांजेक्शन की लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सभी नोड्स को विजिट नहीं करना पड़ेगा, ओनली फ्रॉम द रूट नोड यू विल बी एबल टू वेरीफाई। सो रिड्यूसेस स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, अब इससे स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाती है, कंप्यूटेशनल जो रिसोर्सेज लगते हैं वो भी यहाँ पे कम लग जाते हैं, राइट? चलिए, तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर इज अ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक विच इज यूज्ड टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल डेटा और ट्रांजैक्शंस। ये हमारी एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं? विच इज यूज टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल डेटा और ट्रांजैक्शंस। यानी कि मैं यहां से अगर किसी को कुछ चीज भेज रहा हूं, मैं क्या करूंगा? अपने डिजिटल सिग्नेचर उसके ऊपर कर दूंगा, यानी कि एक प्राइवेट की से उसको एनक्रिप्ट कर दूंगा, और जब यूजर उसको, यानी कि जो दूसरा रिसीवर है, अगर वो उसको देखना चाहता है तो उसके पास वो सही की होनी चाहिए जिसे वो डिक्रिप्ट करके उसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे जो है ऑथेंटिसिटी भी होगी क्योंकि उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रिटी भी होगी कि कोई दूसरा बंदा जो है इसको बीच रास्ते में चेंज ना कर सके इसके अंदर की इंफॉर्मेशन को, या तो फिर इसको एक्सेस ना कर सके। सो इट इज क्रिएटेड यूजिंग द सेंडर्स प्राइवेट की, सेंडर की प्राइवेट की से आप इसको क्रिएट करेंगे एंड कैन बी वेरीफाइड यूजिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग पब्लिक की, और जो रिसीवर होता है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो पब्लिक की होगी उससे उसको ओपन कर सकता है, राइट? इंपॉर्टेंस क्या है? एंश्योर्स डेटा ऑथेंटिसिटी, डेटा की ऑथेंटिसिटी रखता है बिकॉज कोई भी एरा गेरा नथु गेरा अनऑथोराइज्ड यूजर्स इसको जो है वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, राइट? सो प्रूव्स द सेंडर्स आइडेंटिटी। फिर प्रोवाइड्स डेटा इंटीग्रिटी, यानी कि यहाँ पे जो है वो अनऑथराइज्ड चेंजेस हो नहीं सकते बीच में बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड विद द डिजिटल सिग्नेचर। इनेबल्स नॉन रेपुडिएशन, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर कोई सेंडर है उसने आपको कोई ऐसे भेजा है कोई डॉक्यूमेंट यूजिंग द डिजिटल सिग्नेचर, तो वो इन फ्यूचर फिर डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने तुमको नहीं भेजा था बिकॉज उसके ऊपर उसकी डिजिटल सिग्नेचर है, राइट? सो ही कैन नॉट डिनाई द concept, like he cannot deny that he had sent the data, right? वो डिनाई नहीं कर सकते कि उसने डेटा भेजा था, उसको वो मानना ही पड़ेगा बिकॉज उसके ऊपर उसकी डिजिटल सिग्नेचर होगी। तो रिसीवर कह सकता है कि हाँ भाई तुम्हारे इस पे सिग्नेचर है, सो यू कैन नॉट डिनाई कि तुमने इसको नहीं भेजा था, राइट? सो ये ट्रांजैक्शन का आपको वहां पे प्रूफ भी मिल जाता है कि ट्रांजैक्शन हुई थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट है डिफाइन ब्लॉकचेन। ये आपको पता है क्या होता है? क्रिप्टोकरेंसी एंड टोकन। चलिए, तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी that records transactions across a network of computers in a secure, transparent and tamper-resistant manner. Each block contains transaction data, a timestamp and a reference to the previous block. यानी कि ब्लॉकचेन के अंदर जो हर एक ब्लॉक होता है वो हमारा ट्रांजैक्शन डेटा कंटेन करता है, टाइम स्टैम्प उसके अंदर होता है यानी कि वो ब्लॉक कब बना था उसके बारे में डिटेल्स होती हैं, एंड रेफरेंस टू द प्रीवियस ब्लॉक, यानी कि वो प्रीवियस ब्लॉक का उसके पास हैश वैल्यू होता है जिससे एक सिक्योर लिंक जो है वो क्रिएट हो सके, राइट?
चलिए, तो हमने समझ लिया कि ब्लॉकचेन क्या है। इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जो कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। फिर है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स फॉर सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो उसके लिए ये क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स का यूज करती है। कौन करती है? तो हमारी क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। इट ऑपरेट्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है और ये डिसेंट्रलाइज होती है, मीनिंग इसके ऊपर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। एग्जांपल इसके हो जाएंगे बिटकॉइन एंड इथेरियम। नेक्स्ट है टोकन। टोकन क्या है? तो टोकन इज अ डिजिटल एसेट क्रिएटेड ऑन एन एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन। ये एक डिजिटल एसेट है, राइट, जो कि एक एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिएट किया जाता है। इट कैन रिप्रेजेंट वेरियस एसेट्स और यूटिलिटीज। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे एनएफटी। एनएफटी इज व्हाट? नॉन फंजिबल टोकन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टोकन, राइट। यहाँ पे आप किसी एसेट को, किसी यूटिलिटी को या तो अपने ओनरशिप राइट्स को इसके थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेस टू सर्विसेज और करेंसी विद इन अ स्पेसिफिक इकोसिस्टम, ठीक है। सो टोकन्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस और ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। एक चीज दिखाता हूं, अगर आप में से पता है लोगों को कि एनएफटी क्या है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज एनएफटी, आई जस्ट वांट टू शो अ लिटिल थिंग। देखिए, ये होती है एनएफटीज, ये नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं इस तरह की। ये डिजिटल आर्ट है, नहीं बोला डिजिटल आर्ट, यहाँ पे लिखा था कि टोकन में कुछ भी हो सकता है। ये एसेट्स हो सकते हैं, ओनरशिप राइट्स आप किसी चीज के दिखा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिजिटल आर्ट्स कहाँ गया? यस, डिजिटल एसेट है कि ये हमारी डिजिटल एसेट है, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो एनएफटी इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ टोकन्स। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। देखिए, ये एक एनएफटी है। एनएफटी क्या होता है? ये ब्लॉकचेन के ऊपर होता है, यानी कि ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर इस तरह की ये आपकी एक एनएफटी है, नॉन फंजिबल टोकन है, जिसको कोई भी ऑल्टर नहीं कर सकता, कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता है, इसको डिसरप्ट नहीं कर सकता है। तो ये उसकी वैल्यू को बढ़ाता है और ये जो है सेल भी करते हैं लोग, लेकिन कितने प्राइस पे सेल करते हैं वो दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे कुछ एनएफटीज मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से, राइट। सो हियर वी हैव द फर्स्ट एनएफटी विच इज द मर्ज, ठीक है। ये मर्ज, ये हमारा एनएफटी यहाँ पे देखिए। सो दिस इज डिप्लॉयड ऑन द ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, इट इज एक्चुअली क्रिएटेड ऑन द ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। लिखा है, देखिए, इट इज अ डिजिटल एसेट विच इज क्रिएटेड ऑन एन एक्जिस्टिंग ब्लॉकचेन। एक्जिस्टिंग ब्लॉकचेन किसको क्रिएट किया जाता है, सो उसकी वजह से बहुत ज्यादा सिक्योर होगा एंड डिसेंट्रलाइज्ड होगा। एंड यहाँ पे इसकी प्राइस को भी देख लो, कितनी है भाई? $91.8 मिलियन। दिस इज द प्राइस। सो यहाँ पे जो सेलर है इसकी प्राइस को सेट करता है और अगर कोई इसको लेना चाहे तो ले सकता है, ठीक है। फिर दूसरा देखो, यहाँ पे ये दूसरी एनएफटी हमारी, इसकी प्राइस कितनी है? इट इज ओनली $69 मिलियन, ठीक है। फिर द क्लॉक, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसकी प्राइस है $52.7 मिलियन। तो आप कहेंगे भाई ये क्या है? मतलब ऐसे सिंपल सिंपल चीजों की इतनी प्राइस है इतनी ज्यादा, बिकॉज इट इज ऑन द ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन के ऊपर है इसलिए इसकी प्राइस इतनी ज्यादा होती है। सो यही चीज इसी को हम बोलते हैं टोकन। इसका कोई ना कोई ऑथर, मतलब इसका कोई ना कोई मालिक होगा, ठीक है, यानी कि ओनरशिप होगी किसी पर्सन की इसके ऊपर, और जो है वो सेल करते हैं और इसको और कोई भी मतलब ले नहीं सकता, ठीक है। इसको सेल करने के लिए आपको उस पर्सन को ही पैसे देने पड़ेंगे एंड देन वो उसका जो ऑथराइजेशन है उसको आपको दे देगा, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हैं, वैसे इसमें भी ये कॉन्सेप्ट लगता है। सो दिस इज टोकन। नेक्स्ट इज डिफाइन मर्कल रूट। मर्कल रूट क्या है? तो मर्कल रूट इज द टॉप मोस्ट हैश इन अ मर्कल ट्री। तो मर्कल रूट यानी कि हमारा रूट नोड जो मर्कल ट्री के अंदर आता है वो, इट इज डिराइव्ड बाय रिपीटेडली हैशिंग पेयर्स ऑफ नोड्स अंटिल अ सिंगल हैश रिमेन्स। तो यहाँ पे देखो, ये डिराइव होता है, इट इज डिराइव्ड बाय रिपीटेडली हैशिंग पेयर ऑफ नोड्स, यानी कि इसके नीचे के जो भी नोड्स होते हैं वो हैशिंग करती है उनके बीच में हैशिंग होता है और एक उन दोनों की हैश वैल्यू से एक नई हैश वैल्यू क्रिएट होती है एंड फाइनली हमारे रूट नोड में आके सभी नोड्स की एक फाइनल समरी क्रिएट होती है, फाइनल हैश वैल्यू क्रिएट होती है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट्स द समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इन अ ब्लॉक। सभी ट्रांजैक्शंस की एक समरी आपको रूट नोड में मिल जाती है। इट एंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी, ये तो आपको लिखना ही है, एज एनी चेंज इन द ट्रांजैक्शंस विल ऑल्टर द मर्कल रूट, बिकॉज यहाँ पे कोई भी चेंज अगर ट्रांजैक्शन में होता है तो मर्कल रूट की हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी और जैसे ही मर्कल रूट की हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है, आपको सभी नोड्स को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो इनेबल्स एफिशिएंट एंड सिक्योर वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ये वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए सबसे ज्यादा यूज होगा विदाउट एक्सेसिंग द एंटायर डेटा सेट। और यहाँ पे मेन की पॉइंट ये है कि आपको पूरा डेटा सेट जो है यानी कि सभी के सभी नोड्स को विजिट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे मर्कल रूट मैंने इसलिए समझाया डिटेल में ताकि ये डेफिनेशन भी आप अच्छे से समझाओ और एग्जाम में कहीं अगर इसकी थियरी पूछ ली जाए डिटेल में तो भी आप इसको लिख सको, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन को डिफाइन करो और डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल आर
डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ नेटवर्क इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सेंट्रल अथॉरिटी। यहाँ पे जो आपका डिसीजन मेकिंग होता है और जो कंट्रोल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अक्रॉस अ नेटवर्क, यानी कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी इस चीज को कवर मतलब कंट्रोल नहीं करती है। इन ब्लॉकचेन इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट बाय एलिमिनेटिंग इंटरमीडिएरीज। तो ट्रस्ट बना रहता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, सिक्योरिटी बनी रहती है, ये सारी चीजें बन के रहेगी। बहुत सिंपल सी बात है, हर एक चैप्टर में हमने डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है, सो इट इज वेरी सिंपल टू राइट। ठीक है, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन मींस स्प्रेडिंग डेटा और प्रोसेसेस अक्रॉस मल्टीपल नोड्स, डेटा को स्प्रेड करना। इन ब्लॉकचेन इट एंश्योर्स रिडंडेंसी, यानी कि हर एक ब्लॉक जो नोड है उसके पास सेम कॉपी आएगी, तो रिडंडेंसी तो होने वाली है। एंड रेजिलियंस बाय स्टोरिंग कॉपीज ऑफ द लेजर अक्रॉस ऑल पार्टिसिपेटिंग नोड्स, यानी कि जो आपके कॉपीज होती है लेजर की वो सभी पार्टिसिपेटिंग नोड्स के पास होती है। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन ऑल्ट कॉइन। ऑल्ट कॉइन हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। व्हाट इज ऑल्ट कॉइन, तो इसके बारे में डिस्कस किया था। ऑल्ट कॉइन रिफर्स टू एनी क्रिप्टो करेंसी अदर देन बिटकॉइन। बिटकॉइन के अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज आती हैं उन्हें हम कहेंगे ऑल्ट कॉइन, यानी कि ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, यानी कि बिटकॉइन के अलावा के कॉइन्स। दिस कॉइन्स आर ऑल्टरनेटिव्स टू बिटकॉइन, यानी कि ये बिटकॉइन के ऑल्टरनेटिव्स हैं। एंड ऑफन हैव यूनिक फीचर्स और इंप्रूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, स्पीड और फंक्शनलिटी, यानी कि इनके जो फीचर्स हैं वो अलग अलग होते हैं एज कम्पेयर टू दी बिटकॉइन। जैसे कि इथेरियम की अगर हम बात करें तो वो जो है वहां पे आप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। सो these are different in terms of security, speed और functionality. Examples are Ethereum, Litecoin and Ripple. जो Ripple है वो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए हम यूज करते हैं एट अ वेरी लो ट्रांजैक्शन फीस। फिर है हमारा नेक्स्ट डिफाइन क्रिप्टो माइनिंग। क्रिप्टो माइनिंग क्या है? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटेशनल पावर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दैट वैलिडेट एंड सिक्योर ट्रांजैक्शंस ऑन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो ये तो हमें पता है, जो प्रूफ ऑफ वर्क में हम करते हैं वही इसी को हम बोलते हैं क्रिप्टो माइनिंग। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर जो माइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे सॉल्व दी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स टू वैलिडेट एंड सिक्योर ट्रांजैक्शंस ऑन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क। और जो माइनर्स सक्सेसफुली सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम्स को, उनको रिवॉर्ड मिलता है। क्या मिलता है रिवॉर्ड में? बिटकॉइन। They are rewarded with cryptocurrencies such as Bitcoin for their efforts. कि भाई तुमने तो कॉम्पिटिशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, you deserve a Bitcoin। लेकिन बिटकॉइन को पाने में जो माइनिंग पावर लगती है, जो रिसोर्सेज लगते हैं, जो एनर्जी लगती है, इट इज क्वाइट हाई, राइट। नेक्स्ट है अपना डिफाइन डबल स्पेंडिंग कॉन्सेप्ट। डबल स्पेंडिंग कॉन्सेप्ट क्या है? तो इट इज अ स्कैम। स्कैम कैसे है चलिए देखते हैं। So double spending refers to the risk that a digital currency can be spent more than once. यानी कि सेम डिजिटल करेंसी, सेम कॉइन अगर आप दो बार यूज कर दो, कर सकते हो एक ही बार, लेकिन अगर दो बार यूज कर दो तो उसको बोलते हैं डबल स्पेंडिंग कॉन्सेप्ट। सो दिस अकर्स व्हेन अ पर्सन अटेम्प्ट्स टू यूज द सेम क्रिप्टो करेंसी इन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस। यानी कि कोई बंदा अगर सेम क्रिप्टो करेंसी या तो फिर सेम बिटकॉइन मान लो, उसका यूज करता है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उसको बोलते हैं डबल स्पेंडिंग कॉन्सेप्ट। एसेंशियली डुप्लीकेटिंग द फंड्स, यहाँ पे आपके जो फंड्स आप डुप्लीकेट कर रहे हो। सो ब्लॉकचेन सिस्टम इसको प्रिवेंट कैसे करती है? उसको रोकने के लिए वो डबल स्पेंडिंग को क्या करते हैं? रोकने के लिए कंसेंसस मैकेनिज्म्स का यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन वैलिडेशन करते हैं, राइट। सो प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक, इसके थ्रू जो है हमारे सारे की सारी की नोट्स ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करती है और चेक करती है कि भाई ऐसी कोई ट्रांजैक्शन पास्ट में हुई तो नहीं है ना। अगर हुई होती है तो फिर उसको रोक देते हैं, उसको वो वैलिडेट नहीं करने देते, उसको एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। वो दे डू नॉट एग्री ऑन दिस यूजिंग द कंसेंसस मैकेनिज्म। तो ये होता है हमारा डबल स्पेंडिंग का कॉन्सेप्ट, कि जहां पे एक रिस्क रहता है कि कोई डिजिटल करेंसी जो है वो एक से ज्यादा बार स्पेंड हो जाए, ठीक है। जहां पे जो पर्सन है वो अटेम्प्ट करता है टू यूज द सेम क्रिप्टो करेंसी इन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या होता है भाई? सो बिटकॉइन इज नथिंग बट इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी जो कि ऑपरेट करता है विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट। वही बात, इट यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू सिक्योर ट्रांजैक्शंस। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करेगा ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने के लिए, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ न्यू यूनिट्स। सो बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस आर वेरीफाइड बाय नेटवर्क नोड्स थ्रू क्रिप्टोग्राफी। अब इसके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू सिक्योर किए जाते हैं, वेरीफाई किए जाते हैं और रिकॉर्ड किए जाते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट वेल नोन क्रिप्टो करेंसी, और ये सबसे पहली और सबसे प्रचलित क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। एंड इट इज वेरी सिक्योर। वी ऑल नो दैट सम ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लॉकचेन, ऑल दोस प्रॉपर्टीज आर अप्लाइड ऑन द बिटकॉइन एज वेल। द थिंग इज that in the entire blockchain you have to remember the main principles and the properties of the blockchain कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, उसमें कंसेंसस मैकेनिज्म आते हैं, इंटीग्रिटी आ गया, सिक्योरिटी आ गया, प्राइवेसी आ गया। सो दिस आर सम ऑफ द कॉमन प्रिंसिपल्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। जब आप इन चीजों को याद रखते हैं तो आप ये सारी थ्योरीज लिख सकते हैं, राइट। कि ट्रांसपेरेंसी होती है भाई, ठीक है, फिर यहाँ पे जो है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है, तो ये कीवर्ड आपके पास आ गया, ठीक है। वेरिफिकेशन होता है बाय द नेटवर्क नोड्स, जिससे वो रिकॉर्ड होते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है
होती हैं। और ये आपको सिंपल टर्मिनोलॉजी से आप अच्छे से याद रखते हैं तो आप किसी भी डेफिनेशन को लिख के आ सकते हैं अपनी एग्जाम में, राइट। बट हियर वी हैव डिस्कस द मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस। और इसी के साथ हमारा जो वीडियो है खत्म होता है। फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो। वी वांट टू रीच 3000 सब्सक्राइबर्स सो दैट आई कैन आल्सो फील मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड यस, दिस वाज ऑल अबाउट इट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।